स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10th का चैप्टर 1 जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहीं से हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करने वाले हैं और जिस प्रकार से शुरुआत होगा उसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे करके और हर एक चैप्टर को 100% कवर अप करने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें हर एक चैप्टर के टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं, ना कि एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बस फिजिक्स को एंजॉय करना है, ठीक है, और एंजॉय करते करते ही हम लोग का कब चैप्टर खत्म हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, सिर्फ एंजॉय करना है। आप लोग भी सामने कॉपी कलम ये सब लेकर बैठ जाइए और साथ में एक एक टॉपिक को आप लोग वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मूलतः प्रकाश के बारे में। और याद रखिएगा फिजिक्स का जो है एक ब्रांच होता है, ठीक है ना, फिजिक्स का एक ब्रांच होता है ऑप्टिक्स, ठीक है ना, हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ऑप्टिक्स जो है प्रकाशिकी एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट से बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पहला चैप्टर है परावर्तन, दूसरा चैप्टर है अपवर्तन। तो परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों का दोनों प्रकाश की एक घटना है और सिर्फ हम लोग को ये दो भले ही चैप्टर है लेकिन इसमें प्रकाश के दो ही सिर्फ हम लोग को फेनोमेनन नहीं देखने हैं, इसके और भी बहुत सारे फेनोमेनन देखना है। जैसे प्रकाश का परावर्तन तो देखेंगे, विवर्तन देखेंगे, प्रकीर्णन देखेंगे, वर्ण विक्षेपण देखेंगे और भी बहुत सारे प्रकाश को हम लोग पूरे 100% डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए प्रकाश के बारे में जानने के लिए हम लोग प्रकाश के कुछ बेसिक सा प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। देखिए हम लोग के पास आँख ये पता है, लेकिन ये आँख अगर आसपास में लाइट नहीं हो तो ये आँख किसी काम का नहीं है। जैसे अगर अंधेरे लाइट में आप स्विच मतलब कमरे में अगर रात है और स्विच को ऑफ कर दे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से अगर सोचिए आसपास अगर लाइट नहीं हो तो ये आसपास रंग बिरंगी संसार से कोई मतलब नहीं बनता है, ये देख ही नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रकाश जो है ये हम लोग को देखने में मदद करता है, एक ऊर्जा का रूप है। याद रखना है प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। अब ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जो वस्तु को हम लोग देख पाते हैं उससे ही प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। उस पर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। याद रखिए कुछ बेसिक सा पॉइंट याद रखिएगा। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। चाल, प्रकाश का जो चाल है याद रखिएगा, सबसे पहले फिजिक्स के एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे रोमर, इन्होंने ही मेजर किया था। प्रकाश का चाल है जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है और इसको अगर हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, 1000 से यानी 3 के 10⁻³ से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये प्रकाश का चाल हो गया, कुछ वैसी बात। उसके बाद प्रकाश जो है एक अणुचुंबकीय तरंग होता है, ठीक है ना। याद रखना है अणुचुंबकीय तरंग होता है या प्रतिचुंबकीय भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। प्रतिचुंबकीय तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है ना, तरंगदैर्घ्य होता है। ये क्या होता है तो देखिए तरंगदैर्घ्य मतलब होता है वेवलेंथ, ठीक है ना। और ये एक ऐसा एनर्जी है जिसको प्रवाह करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे सूर्य से प्रकाश आता है, अगर उसको किसी माध्यम की आवश्यकता होती तो पृथ्वी तक प्रकाश नहीं आ पाता, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल के ऊपर क्या है, निर्वात है, कुछ नहीं है, तो उसमें प्रकाश तो आता ही नहीं है। लेकिन प्रकाश धरती पर आता है, इसका मतलब प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा का रूप है जिसको प्रवाह करने के लिए, जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश जो होता है, देखिए हमारे आसपास में हम लोग हर एक वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन हर एक वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन देख तभी पाते हैं जब उससे प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग उत्पत्ति के आधार पर प्रकाश जो उत्पन्न करता है उसके आधार पर पदार्थ को देखें तो मूलतः 2 प्रकार होता है। एक होता है दीप्त वस्तु, यानी दीप्त वस्तु जो प्रकाश को उत्पन्न करता है, स्वयं उत्पन्न करता है, उसको प्रदीप्त वस्तु भी कहा जाता है। जैसे सूर्य, ये प्राकृतिक हो गया, सूर्य हो गया। उसी तरह से जुगनू भी होता है, जुगनू हो गया, है ना। जलता हुआ बल्ब, याद रखिएगा बल्ब का आपको जब भी एग्जांपल देना है ये जलता हुआ बल्ब बोलना है, ठीक है ना, क्योंकि स्विच ऑफ कर दिए तो वो प्रकाश उत्पन्न करेगा ही नहीं, तो वो अदीप्त वस्तु हो जाता है।
ठीक है ना। तो जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ लालटेन, है ना, ये सारे के सारे दीप्त वस्तु हो जाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसको अदीप्त वस्तु कहा जाता है। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चंद्रमा को याद रखना है। चंद्रमा जो है ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, ये सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से ही हम लोग को वो चमकता हुआ दिखता है। परावर्तन तो डिस्कस करना ही है। ये हो गया दो वस्तु के प्रकार, यानी प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर वस्तु के दो प्रकार होते हैं, एक दीप्त जो प्रकाश उत्पन्न करता है और दूसरा अदीप्त जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है लेकिन दिखता सब है ना। हम लोग आसपास में वो हर एक वस्तु देख सकते हैं सिर्फ एनर्जी को छोड़कर, ठीक है ना, ऊर्जा को हम लोग देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर बोर्ड ही आप लोग को दिख रहा है, अगर इस पर प्रकाश आया तो क्या ये प्रकाश सीधा आर पार कर जाएगा? नहीं। अच्छा, प्रकाश का एक और गुण आप लोग इंपॉर्टेंट स्टार पॉइंट देकर लिख लीजिएगा, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, ठीक है ना। सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में गमन करता है, वो जिग जैग गमन नहीं करता है, ठीक है ना। हाँ, ये भी है। हाइजेंस नामक साइंटिस्ट जो है वो एक प्रॉपर्टी दिए हुए थे कि प्रकाश जो है एक वेव के फॉर्म में गमन करता है, लेकिन वो अभी नहीं, क्लास 12th में पढ़ना है। दोनों प्रॉपर्टी सही है, लेकिन प्रकाश हमेशा सरल रेखा में चलता है, ये सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है और क्लास 10th में हम लोग को उसी के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो देखना, जैसे प्रकाश ये बोर्ड जो है इसके आर पार कर सकता है क्या? नहीं। मेरे आर पार कर सकता है क्या? नहीं। अगर मेरे आर पार करता तो मेरे पीछे बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है वो सारा का सारा आप लोगों को दिखता, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे भी वस्तु है, जैसे मान लेते हैं मेरे और आपके, या फिर इस कैमरा के पीछे, मतलब कैमरा जो है इसके बीच में क्या है? एयर है। अब बताइए कि हमको आप देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं? तो बीच में जो एयर है इससे प्रकाश पार कर पा रहा है, और वायु भी क्या है? पदार्थ है। यानी हमारे आसपास में 3 तरह के ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं। एक वो पदार्थ जिसके होकर प्रकाश पार कर जाता है, एक वो पदार्थ जिससे होकर थोड़ी मात्रा में प्रकाश पार करता है, और एक वो पदार्थ जिससे मतलब प्रकाश पार ही नहीं करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाता है, मतलब नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से पार कर जाता है उसको पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा वायु, कांच, पानी, है ना। ये सारा का सारा जो है एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? पारदर्शी पदार्थ का। और हम लोगों को ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि ये सेकेंड चैप्टर में बस इसी पदार्थों का हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन में। दूसरा है पारभासी, नाम है, इसको बोलते हैं अर्धपारदर्शी भी बोलते हैं। अर्धपारदर्शी यानी पूर्ण रूप से प्रकाश पार नहीं करे, थोड़े मात्रा में प्रकाश पार कर सके, ठीक है ना। जैसे आपको एग्जांपल हम दे देते हैं कि अगर कांच जो है उसको हम लोग कहीं घसीट देते हैं तो पूर्ण रूप से प्रकाश पार नहीं करता है। तो घिसा हुआ कांच इसका एग्जांपल हो जाएगा, घिसा हुआ कांच। इसी तरह से आप याद कर सकते हैं धुंध, ठीक है ना। धुंध जो होता है, जो हम लोग चलते हैं, फॉग जो होता है, जो हम लोग कहीं पे चलते हैं ठंडा के दिनों में जो होता है, देखते हैं जब भी बाइक का या फिर मोटर कार का जो लाइट होता है वो काफी दूर तक नहीं जा पाता है। इसका मतलब क्या? प्रकाश पार नहीं कर पा रहा है, थोड़े दूर तक ही ट्रैवल कर पाता है, ठीक है ना। उसी तरह से और एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, जैसे तेल से भीगा हुआ पेपर, ये सब जो है एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, तेल से भीगा हुआ पेपर, ठीक है ना। उसी तरह से या कुहासा, कुहासा यानी धुंध हो ही गया, धुआं, ठीक है ना, धुआं भी याद कर सकते हैं आप लोग। धुआं भी प्रकाश को पूर्ण रूप से पार नहीं करने देता है। अब बात आता है अपारदर्शी पदार्थ, ये तो आसानी से याद कर सकते हैं आप लोग, वैसा वस्तु या वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार नहीं करता है वो क्या कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पर बोर्ड ही है, जैसे ये मार्कर हो गया, हम हो गए, दीवार हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है ना, पत्थर हो गया, और क्या क्या, बोर्ड हो गया, कांच, मतलब ये लकड़ी हो गया, ये सब जो है अपारदर्शी पदार्थ के एग्जांपल्स हो गए। अब हम लोगों को इसमें डिस्कस किसके बारे में करना है? तो हम लोगों को इसमें सिर्फ और सिर्फ अपारदर्शी पदार्थ के बारे में डिस्कस करना है, लेकिन अपारदर्शी भी कई कैटेगरी के होते हैं। तो हम लोग इसमें किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? तो दर्पण के बारे में करने वाले हैं। दर्पण, ये भी देखेंगे कि दर्पण बनता कैसे है, लेकिन दर्पण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एक अपारदर्शी पदार्थ है,
ठीक है ना। याद रखना है दर्पण क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है और उसी के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से इस चैप्टर में प्रकाश के प्रवर्तन में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए अभी हम लोग लाइट उसी समय से रिपीट कर रहे हैं। ये लाइट को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या अगर लाइट को हम लोग को बोर्ड पर दिखाना हो तो उसको दिखा नहीं सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे दिखा सकते हैं कि लाइट को हम लोग को दिखाने के लिए ना एक इस प्रकार से एरो खींचना पड़ता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है, तो एक सीधा लाइन खींचना है। और एक और विशेष बात याद रखना है कि प्रकाश हमेशा एक तरफ से गमन करता है, एक साइड में गमन करता है। जैसे मान लो हम सोर्स ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश का स्रोत है जिससे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है और मेरे से प्रकाश इस साइड में निकल रहा है, तो मेरे से पीछे नहीं जाएगा, इसी साइड में जाएगा। बल्ब है, ये बल्ब है, इससे प्रकाश निकल रहा है, तो बल्ब के अंदर प्रकाश नहीं जाएगा, बल्ब से बाहर ही प्रकाश जाता है, चारों तरफ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग कि उसको जिससे भी प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश का स्रोत भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रकाश को दिखाने के लिए इस तरह का हम लोग लाइन खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, आरेख खींचते हैं, जिसको हम लोग किरण आरेख बोलते हैं। किरण आरेख यानी किरण के पथ को हम लोग किरण आरेख बोलते हैं। और यहाँ पर एक किरण है, और जब बल्ब से प्रकाश निकलता है तो वो एक किरण नहीं निकलता है, बहुत सारे किरण निकलते हैं। तो जब एक जगह कहीं भी बहुत सारे किरण हो तो उसको किरणों का समूह कहा जाता है, और किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। ये बात याद रखना है। प्रकाश के पथ के लिए दर्शाए गए आरेख को किरण कहा जाता है और किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है ना। और जब भी आप किरण दिखाएंगे तो एक साइड एरो जरूर देंगे। एक लाइन खींच देने से काम नहीं चलता है, क्योंकि दिखाना होता है कि प्रकाश किस दिशा में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग का किरण पुंज हो जाता है। अब किरण पुंज जो है कई प्रकार के हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही प्यार से समझिएगा, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। ये होता क्या है तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए हम लोग जो है एक बचपन में लेंस का उपयोग करते थे, ठीक है ना। इस तरह का लेंस होता था और नीचे जो है एक पेपर का टुकड़ा हम लोग रख देते थे और सूर्य के पास ले जाकर और उसको हम लोग ऐसे रखते थे। तो ये पेपर करता क्या था, इस तरह से जब बहुत सारे किरण इस पर आते थे, बहुत सारे किरण को, ये जब इस पर किरणें बहुत सारी आती थी, इसका काम क्या है, इन सभी किरणों को एक जगह इकट्ठा करके, ऐसे एक जगह इकट्ठा करके और इस पेपर पर लाता था, और बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण वो पेपर जल जाता था। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बहुत सारी किरणें किसी यंत्र या किसी भी वस्तु की सहायता से किसी एक बिंदु पर आकर जमा हो रही है। तो जब बहुत सारी किरणें यानी किरण पुंज किसी एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। अभिसरित होना यानी मिलना, ठीक है ना। सेकेंड वन है अपसारी किरण पुंज। इसका डिफाइन भी कर लीजिएगा आप लोग कि वैसे किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, वैसे किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है ना। सिमिलरली अपसारी किरण पुंज क्या है, अप मतलब बाहर की तरफ जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं एक बल्ब ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एक बल्ब जो होता है इसे जब प्रकाश निकलता है, ठीक है ना, तो ये चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो यहाँ पर वो क्या रहा है कि एक बिंदु स्रोत से बहुत सारी किरणें जो है, बहुत सारी किरणें बाहर की तरफ निकल रही है। तो जब बहुत सारी किरणें बाहर की तरफ निकलती है ना तो उसको बोला जाता है अपसारी किरण पुंज, यानी वैसे किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, तो उसको अपसारी किरण पुंज कहा जाएगा। और नामी है समानांतर किरण पुंज। अब बात करते हैं कि समानांतर किरण पुंज क्या है, तो एक दूसरे के समानांतर प्राप्त किरण पुंज को, और समानांतर पता ही आपको क्या होता है, उसके बीच की दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब बात करते हैं समानांतर किरण पुंज प्राप्त कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समतल दर्पण, ठीक है ना। समतल दर्पण से इसको प्राप्त किया जाता है, समतल दर्पण से प्राप्त करते हैं हम लोग। बहुत सारी किरणों को अगर इस तरह से हम लोग ऐसे बहुत सारे किरणों को अगर समानांतर हम लोग लाते हैं तो यहाँ से जो किरणें इस तरह से निकलती है
वो एक दूसरे के समानांतर होती है, समानांतर किरण पुंज हो जाता है। और भी बहुत सारा तरीका है, जैसे हम लोग आगे चलकर एक अवतल दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। अवतल दर्पण जो होता है, यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें जो है फोकस की ओर आती है, ठीक है ना, फोकस की ओर आती है तो समानांतर चली जाती है। तो बहुत सारे किरणों को अगर हम लोग फोकस की ओर लाएंगे तो वो समानांतर चली जाएगी। ये सारा ही सारा आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यानी समानांतर किरण पुंज भी हम लोग को प्राप्त हो सकता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एक दूसरे के समानांतर प्राप्त किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। यानी इस प्रकार से जो है हम लोग का जो प्रकाश का जो हम लोग का इंट्रोडक्शन था वो समाप्त हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।